आए हो आए, आ गए जी। हेलो जी हेलो। हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। एक बिहारी सब पे भारी के खुशहाल परिवार की तरफ से हम करते हैं अपने टाइगर और टाइग्रेस का जोरदार स्वागत। तो हमारे टाइगर टाइग्रेस कहाँ हैं आप? दिख नहीं रहे हैं हमको। जल्दी से अपना चदरवा उदरवा छोड़ के कोनवा अनवा में नुकाए हैं तो जल्दी निकल के चले आइए। काहे कि करना है मिल के हम लोग को एकदम टिप टाप का करंटवा के साथ अफेयर। करंटवा के साथ हम लोग को एकदम तगड़ा अफेयर करना है, छोड़ना नहीं है इसको। लेकिन उससे पहले कछु आपस में बातचीत हो जाए। तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन आज नवमी पूजा हो गया है। हाँ, नवमी पूजा है। कल अष्टम महागौरी महागौरी माता का पूजा था। और नवमी को कौन पूजा होता है बताएंगे आप? हाँ, शुरुआत में याद है हम नौ मात द हाँ, नौ माता का नाम लिए थे, है कि नहीं? फिर से आज सोच रहे हैं कि नाम लिया जाए। नवमी बड़ा खास पूजा होता है ताकि हम लोग को भी आशीर्वाद मिल सके उनका। स- हम नाम लेते हैं, उसके बाद कुछ बोलेंगे का? हाथ जोड़ के हम लोग नाम लेते हैं का? तो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचम स्कंद माता, सप्तमम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, या नवम सिद्धिरात्रि। आहा। त माँ सिद्धिरात्रि के पूजा का आपको और आपके परिवार को हमरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। अपने पापा मम्मी को हमरा प्रणाम कहिएगा। अब बचवन लोग को हमरा एकदम मीठा मीठा प्यार भी दीजिएगा, है कि नहीं? आपके लिए तो हमरा दिल जिगर जान सब हाजिर है, ये है कि नहीं? आज पूजा हो जाएगा लगभग सब जगह। समझिए कि समापन पे हम लोग पहुंच गए हैं। कल तो दसवीं हो जाएगा, भसान हो जाएगा, लेकिन कल का चिंता में आज अपना टेंशन नहीं लेना है। आज जम के आप मेला वेला देखिए, घूमिए फिरिए, नया नया कपड़ा पहनिए, है कि नहीं? एकदम खुश होके, कोई टेंशन लेने का जरूरत है कि नहीं? और बताइए हमरे टाइगर टाइग्रेस ई कि जैसे रावण का दहन कल होगा, वैसे वैसे आप अपना कुछ कंफर्ट जोन का, कुछ कमजोरी सब अपना जो आपको सता रहा है ससुरा बहुत समय से, उसका पोटरी बना के रखे हैं कि नहीं? कि रावण के साथ उसको भी दहन कर दीजिएगा। जाके कहिएगा रावण को, सुनो रे, तू तो गुड़ गोबर था ही, हैं? इक्को ठो गुण तो बढ़िया तुम में था नहीं। खाली 10 ठो सिर, उतना ज्ञान लेके क्या किया जब गुने नहीं था कौन? सुनो, इतना तो तुम भौकाल माथा में चोट्टापंती भरबे किया। तो हमरो ही कुछ आइटम सब है गंदा फंदा सब, इसको लेके चल जाओ, इसको इधर आने मत देना। कोनो काम तो बढ़िया करो ससुरा तुम, है कि नहीं? अब माँ दुर्गा से शक्ति मांगिएगा एकदम कि जो आगे का आपका सफर है उस पर चलने का आपको बस हिम्मत हिम्मत दे, है कि नहीं? बाकी काम तो आप सब करिए लेंगे, है कि नहीं? तो आइए हमारे टाइगर टाइग्रेस, अब करंटवा के साथ अफेयर करने को हम लोग तैयार हो जाएंगे मुस्की कड़ोड़िया के साथ। उसके लिए हमको कुछ सुनाना पड़ेगा आपको, ऐसे तो आप दीजिएगा नहीं। आइए कुछ सुनाते, हंसी हंसी करके। आहा, मुस्कुरा के जो बातचीत होता है उसका आनंद ही कुछ और है। और नहीं तो हम लोग कैसे मुंह बनाते रहते हैं, कैसे रहते हैं? हम्म, ऐसे मुंह सुटिया सुटिया के रहते हैं। कभियो लगता है बाप रे कौन विपत्ति पड़ गया है, ये जवन के उम्र में है। जबकि आप जैसे चाहे अपने जिंदगी को मोड़ दे सकते हैं,
लेकिन पता नहीं दुनिया का कौन भौकाल दिमाग में लेके बैठे रहते हैं। अरे भैया हम लोग को रास्ता तलाश करना है, ऐसे मुँह बना के क्या होगा? चलिए छोड़िए, ये सब टेंशन लेने का आइए मुस्कुराया जाए। सुनिए, कछु सुनाते हैं हम आपको। आप तो जानबे करते हैं कि जब प्यार मोहब्बत का बात होता है ना, तो जलन बहुत होता है एक एक दूसरे में। एक बार क्या हुआ, एक ठो आइटम हस्बैंड था। आइटम काहे कह रहे हैं हम उसको? काहे कि उसका एगो आदत बड़ा खराब था। अति क्या कहते हैं, अपना वाइफ में कमी निकालने का। हुआ क्या, एक रात उसकी वाइफ जो है खाना बना के दी उसको, बहुत बढ़िया-बढ़िया सब चीज़ बना के दी। अब उस सब्बे में कमी निकालने लगे। खीर में चीनी कम है, सब्जी में नमक कम है, रोटी थोड़ा जल गया है, मज़ा नहीं आया। तो अब जानते हैं आप, किसी का इतना प्यार से कोई बनाया, इतना मेहनत से आप ऐसा बुराई कीजिएगा तो कैसा लगेगा? वो रात भर उसकी वाइफ़ को बड़ा खराब लगा, रात भर उसको नींदो नहीं हुआ। अगला सुबह वो आइटम, उसका छुट्टी था ऑफ़िस में, वो अपना फ़ेसबुक खोल के बैठ गया। अब फ़ेसबुक पर देखा कि उसकी एक ठो फ्रेंड जो है, वो एक ठो पिक्चर लगाई कुछ नाश्ता का आइटम का। इधर से क्या मैसेज करता है कि नाश्ता बड़ा बढ़िया है, खा के आनंद आ गया। अब उसकी वाइफ़ देख ली ठो मैसेज, उसको नाश्ते नहीं दिया। 4 घंटा 5 घंटा भूखे रहा बेचारा। उसके बाद पूछती है कि खाना खाओगे कि फ़ेसबुके पर पेट भर लोगे? जय हो, जय हो। उस लोग उसको फ़ेसबुक पर पेट भरने दीजिए। हम लोग यहाँ आनंद लेते हैं अपना। आइए, देखिए हम क्या लिखे हैं आपके लिए। सीखने से दिमाग कभी खत्म नहीं होता। सीखने से दिमाग कभी खत्म नहीं होता। ये कौन कहे हैं? लियोनार्डो डा विंची। बहुत महान चित्रकार, बहुत महान फेमस पेंटर, एकदम वर्ल्ड फेमस थे अपने टाइम के। और अभी तक इनका जो चित्र सब है उसको कोई बीट नहीं कर सका। बहुत समझिए टॉप लेवल के एकदम। वो कह रहे हैं कि सीखने से दिमाग कभी खत्म नहीं होता। आप विचार कीजिएगा इस पर। छोटा एक लाइन का है, लेकिन इसमें बहुत गहरा रहस्य छुपा है। अगर आप इसको ढूंढ लेंगे ना, तो समझिए कि जो दिमाग आपके साथ शैतानी करता है, इसको आप अपना मित्र बना लेंगे। एक तरीका देखिए, हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि इसको आप कंट्रोल में कर लें। कंट्रोल ले वाला चीज़ हमको पसंद नहीं। काहे? कंट्रोल करने से ऐसा लगता है आप कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। जिस पर कब्ज़ा किया जाए, उसके साथ तालमेल बैठाना मुश्किल होता है। आप ही सोचिए ना, आपका कोई दोस्त हो, अब उसको आप ऐसे व्यवहार कीजिए कि जैसे वो आपका गुलाम हो, तो कैसे दोस्ती निभेगा? लेकिन अगर आप बराबरी का रिश्ता रखेंगे, प्यार मोहब्बत का रिश्ता रखेंगे, तो बूमा-बूम करेगा रिश्ता, है कि नहीं? वैसे ही। चलिए, अब शुरू हो जाएँ हम। तो आज का टॉपिक सबका है। पहला टॉपिक, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, वो बोले कि इंटरेस्ट रेट जो है, पहले हम लिख डालते हैं, ठीक है?
आरबीआई के गवर्नर, सबसे पहले तो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है, इकोनॉमी का। और उस पे भी आरबीआई बड़ा एकदम समझिए टॉप क्लास इम्पोर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है, बैंकिंग से रिलेटेड। देखिए आरबीआई पर हर साल क्वेश्चन यूपीएससी लगभग पूछता है, हर साल पूछता है किसी न किसी चीज़ को पकड़ के। तो आरबीआई के गवर्नर बोले कि अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो बना रहेगा। अभी हाई इंटरेस्ट रेट आरबीआई कर रखा है, करा अभी हाई ही रहेगा। ऐसा काहे कहा? कहा कि दुनिया में अभी बहुत रिस्क है, ग्लोबल रिस्क। किस टाइप का, क्या रिस्क हो गया है? इंक्रीज इन यूएस बॉन्ड यील्ड। अमेरिका जो है, बॉन्ड क्या होता है? मान लीजिए कि हम सरकार हैं, ठीक है, हमको जनता से पैसा चाहिए या किसी कंपनी से, मार्केट से पैसा चाहिए। तो बॉन्ड एक तरह का सिक्योरिटी होता है, तो हम बॉन्ड जारी करेंगे। एक तरह से समझिए कि शेयर जारी करेंगे, ठीक है, सिंपल भाषा में शेयर जारी करेंगे। कुछ सर्टिफिकेट देंगे कि ये तुम रखो, इसके बदले में हमको पैसा दो। आने वाले समय में हम तुमको ये पूरा पैसा लौटा देंगे कुछ मुनाफा के साथ, ठीक है। इसको सिंपल भाषा में समझिए कि बॉन्ड कहते हैं, ठीक। तो जो वहाँ की सरकार है अमेरिका की, वो अपना बॉन्ड का जो यील्ड माने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। पॉलिसी चेंजेस बाय सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड। दुनिया में जो जैसे अपना आरबीआई सेंट्रल बैंक है, वैसे ही सब देश का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। तो कह रहे हैं कि दुनिया का जो सेंट्रल बैंक सब है वो सब भी अपना कुछ पॉलिसी में चेंज लाया। तो ये दोनों रिस्क है। और इसके वजह से क्या हुआ है कि इंडिया के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे रिस्क आ गया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मनी का जो स्टेबिलिटी जो बना हुआ है मनी, उस पर खतरा आ गया है। इस वजह से जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो अभी हाई बना रहे। तो ये चक्कर क्या है? ये क्या कहना चाह रहा है आरबीआई का गवर्नर? इंटरेस्ट रेट क्यों ज़्यादा रखना चाह रहा है? अगर यूएस का सरकार अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ है अपना बॉन्ड पर, और दुनिया का सेंट्रल बैंक भी अपना पॉलिसी में चेंज ला रहा है। पॉलिसी में चेंज किस टाइप का लाया होगा? हो सकता है ये लोग भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया होगा, तभी तो ये भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखने का बात कर रहे हैं। ये लोग हो सकता है बढ़ाया हो। तो कह रहा है इस वजह से बढ़ा रहेगा, और नहीं अगर बढ़ा रहेगा तो इंडिया के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे रिस्क आ जाएगा। इस वजह से ये जो है यूएस का सरकार अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ये सब भी बढ़ाया। उस वजह से अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरा में आ रहा है। इस वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे कैसे खतरा हो सकता है? तो ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। यूपीएससी इस तरह के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछती है। अभी थोड़ा टाइम पहले ही वो एक क्वेश्चन पूछी थी कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, तो इससे इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा? ये क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन कि, लेकिन उस समय था कि यूएस का सेंट्रल बैंक अपना पॉलिसी चेंज की थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाई थी, उस पे क्वेश्चन पूछा। तो इस बार यूएस का सरकार अपना बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, यील्ड बढ़ा दिए, तो हो सकता है इस पर पूछे। सेंट्रल बैंक लोग बढ़ाई है दुनिया में, हो सकता है इस पर पूछे, है कि नहीं? या फिर ये पूछ सकता है कि इंडिया अगर इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा रखेगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होगा, या फिर इसके वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर क्या खतरा होगा, ये हो सकता है। तो जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। हम लोग इस ये जो चक्रव्यूह रचा गया है, इसको भेदने का कोशिश करते हैं, इससे निकलने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अमेरिका का सरकार अपना बॉन्ड पर इंटरेस्ट बढ़ा दिया, ठीक है। इंटरेस्ट बढ़ा दिया का क्या मतलब? कि अगर हम उसका बॉन्ड खरीदेंगे तो पहले जो इंटरेस्ट मिल रहा था, मान लीजिए कि उसका 100 रुपया का बॉन्ड है, ठीक है, 100 रुपया का बॉन्ड है, 100 रुपया का उसका बॉन्ड है। वो पहले देता था 10% इंटरेस्ट, ठीक है।
10% इंटरेस्ट पहले देता था, अब बोला कि हम 20% देंगे, 20% कर दिया। तो जहाँ पे 10 रुपया का प्रॉफिट मिल रहा था, और वो डॉलर में है, सोचिए अमेरिका का है, डॉलर में। जहाँ पे $10 का प्रॉफिट मिल रहा था, अब $20 का प्रॉफिट मिलेगा। उसी टाइम में अब देखिए, आरबीआई का गवर्नर अपना इंटरेस्ट रेट जो रखा हुआ है, तो अब मान लीजिए भारत में जो पैसा लोग लगाए हुए हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है एक दूसरे के कंट्री में। तो भारत में जो पैसा लगाए हुए हैं, जो आरबीआई में जमा कर किए हुए हैं कि इससे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, आरबीआई इंटरेस्ट कुछ रखी है, तो वहाँ जो पैसा लगा डिपॉजिट करेगा पैसा, उसको वहाँ भी इंटरेस्ट मिलेगा। एक तरफ कुछ लोग यहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं, एक तरफ कुछ लोग यूएस में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब मान लीजिए जब यूएस बढ़ा दिया अपना इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड पर इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो जो लोग यहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं, अगर उनको ये लगता है कि अब यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट हमको यहाँ मिलेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से अपना पैसा निकाल कर और यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, हमारे यहाँ से पैसा चला जाएगा। तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना हुआ था, जितना पैसा हमारे पास था, जितना ज़रूरत था, अब अगर पैसा निकल जाएगा सब, तो हमारा ज़रूरत के हिसाब से पैसा रहेगा नहीं, तो हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर खतरा आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए ये अपना इंटरेस्ट रेट नहीं घटाना चाह रहा है कि अगर हम घटा दिए और ये तो बढ़ा रखा है, तो हमारे यहाँ से पैसा निकाल के सब यहाँ लेके चला जाएगा। तो अभी वो इतना बना के रखा होगा कि जितना इधर दे रहा है या उससे थोड़ा ज़्यादा बना रखा हो, अगर कम किया तो सब निकाल के इधर चला जाएगा। यही खतरा है, ठीक है। अब जरा इस सेंट्रल बैंक का पॉलिसी को देखें कि सेंट्रल बैंक दुनिया का, मान लीजिए जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो हमारे यहाँ कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, उसी तरह दूसरे देश में भी कर रखा है। तो दूसरे देश वाला अगर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, अगर जो हमरे यहाँ कर रखा है उसको लगा कि, फिर लगा कि रे सुन ना, वो वाला जो सेंट्रल बैंक हो ना, उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ऐसा करते हैं, आरबीआई से निकालो भारत से, और जाके वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। फिर तो हमारे यहाँ से पैसा निकल के उसके यहाँ चला गया, फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर खतरा आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए, ये जो वर्ल्ड का बात होता है, ये फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट होता है, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट होता है, डॉलर को पकड़ के चलते हैं। अब हमारे यहाँ डॉलर है, हमारे यहाँ दुनिया के लोग अपना डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं, इंटरेस्ट रेट कमा रहे हैं, ठीक है। अब ई बढ़ा दिए तो लोग अगर इधर चले गए अपना डॉलर लेके, तो हमारे यहाँ डॉलर कम हो जाएगा, मतलब फॉरेन करेंसी कम हो जाएगा। आप बढ़िया से जानते होंगे कि भारत को फॉरेन करेंसी का कितना ज़रूरत पड़ता है। क्यों? काहे कि सबसे जो मेन आइटम है हम लोग का, जो इकोनॉमी है उसको चलाने का, वो है ऑयल, तेल। क्योंकि तेल पर क्या चलता है, ट्रांसपोर्ट चलता है, तेल पर चलता है ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं चला ठीक से, मतलब तेल महंगा हो गया, अगर मान लीजिए, तेल महंगा नहीं, मान लीजिए कि अब क्या हुआ, हाँ महंगा तो हो ही जाएगा, क्यों, अभी वहाँ पे आते हैं, बीच में हम बोल दिए इसीलिए। चलिए, तो अब देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास डॉलर घट गया अगर, तो हम लोग को जो तेल खरीदना पड़ता है बाहर से, वो किस में खरीदना पड़ता है, फॉरेन करेंसी में खरीदना पड़ता है, फॉरेन करेंसी में खरीदना पड़ता है। तो अगर हमारे पास डॉलर कम हो गया, तो हम उसको कैसे, तेल कैसे खरीदेंगे। तेल खरीदने के लिए जितना पैसा आप चाहिए, हमको उतना है ही नहीं। हम लगभग 85% अपना तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उतना पैसे नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब जिसके पास है उससे मांगेंगे, उधार लेंगे। लेकिन वो उधार ऐसे ही देगा क्या, वो कहेगा, वो तो गर्जू समझ लेगा, कहेगा भारत को अभी गरज है, भारत को ज़्यादा ज़रूरत है, ये प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका है। तो वो क्या करेगा, डॉलर देने के लिए हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मांगेगा। जहाँ मान लीजिए कि
₹50 देकर हमको $1 मिल रहा था, अब उसको हमको ₹60 ₹70 देना पड़ेगा $1 लेने के लिए। तो सोचिए जब इतना लेना पड़ेगा तो उस उतना लेकर जब जहाँ हमको ₹50 में मान लीजिए तेल खरीद लेते थे, अब वहाँ ₹70 देना पड़ा, कितना तेल मँगाते हैं हम, हाँ? कि हम लोग को तेल महँगा पड़ गया, अब खरीदने में हमको महँगा पड़ेगा तेल। काहे कि हमको डॉलर बाहर से लेना पड़ रहा है, वो हमको महँगा पड़ रहा है लेना। तो तेल जब खरीदेंगे महँगा तो उसको बेचबो तो महँगा करेंगे ना, नहीं तो कैसे होगा? नहीं तो फिर तो पैसा मिलेगा नहीं। तो जब तेल खरीदेंगे महँगा, फिर मार्केट में वो तेल आया महँगा, अब वो बेचेंगे महँगा, तो तेल महँगा हो गया। तेल महँगा हो गया तो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, सब तो तेले पर चलता है। एनर्जी के बिना कैसे चलेगा? तो जब अब सब जगह महँगा हो गया, तो जब इसी ये क्या है? एक तरह से रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग का, सप्लाई का। तो जब प्रोडक्शन महँगा हो जाएगा तेल के वजह से, तो क्या होगा? समझिए फिर महँगाई बढ़ने लगेगा। वो लोग जो सामान महँगा बनेगा तो फिर सामान यहाँ बेचेगा महँगा, महँगाई बढ़ जाएगा। अब फिर महँगाई अगर बढ़ गया तो दुष्चक्र शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फिर क्या होगा? खतरा आ जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि बाहर से ये जो रिस्क सब होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है उसका कि आरबीआई क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखना चाह रहा है। पूरा एकदम चक्र है उसका। इस चक्र को समझना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वहाँ फंसने का टेंशन रहता है। ठीक है, हमको रोकना था अपने आप को बस यहाँ तक कि हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर कैसे खतरा होगा इससे, लेकिन हम कहें कि नहीं, थोड़ा आगे बढ़ के इसको आपको वहाँ तक पहुँचा दें जिसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। दूर हम लोग को देखिए, एक लिंक मिले ना, तो जहाँ तक सोचना है वही नहीं, एकदम अंत तक जाना है कि कहाँ तक इसका परिणाम होगा। ठीक है, पकड़ के आगे बढ़ना है कि नहीं? तो बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब एगो दूसरा कॉन्सेप्ट पर बात करना है, इकोनॉमी का। शॉर्टफॉल इन रेनफॉल। शॉर्टफॉल इन रेनफॉल impact on household consumption, impact on inflation and growth। देखिए, हुआ क्या, इस साल रेन थोड़ा कम पड़ा है, रेनफॉल में शॉर्टफॉल हो गया है थोड़ा सा। तो कह रहा है कि इससे हमारा जो है, हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, मतलब जो खरीदते हैं, खाते पीते हैं, उस पर प्रभाव पड़ेगा बुरा, और इससे जो है हमको इन्फ्लेशन का और ग्रोथ का भी खतरा बन जाएगा। ई चक्र क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब रेनफॉल कम होगा, ठीक है, खाली इतने नहीं, रेनफॉल कम का ही बात नहीं, और रीजनल वेरिएबिलिटी भी, शॉर्टफॉल इन रेनफॉल और साथ में कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ये दोनों चक्र हुआ है। तो मान लीजिए कि पंजाब में बढ़िया पानी पड़ा, बहुत खेती हुआ, मानने के लिए कह रहे हैं खाली, पंजाब में बढ़िया पानी पड़ा, कम बढ़िया खेती हुआ,
और दूसरी तरफ यूपी में मान लेते हैं कि ठीक से पानी नहीं पड़ा, तो अच्छा खेती नहीं हुआ, ठीक है। पंजाब में अच्छा पानी, अच्छा खेती, और यूपी में अच्छा पानी नहीं, कम खेती हुआ। तो अब क्या होगा? लेकिन आदमी तो सब जगह है और सरकार को सबको देखना है कि नहीं? तो ऐसे में आप बताइए, पहले तो अगर पानी कम पड़ा तो क्या होगा? हमारा खेती प्रभावित होगा, बुरा, एग्रीकल्चर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एग्रीकल्चर पर अगर बुरा प्रभाव पड़ गया तो क्या होगा? हमारा क्रॉप प्रोडक्शन जो है, क्रॉप ग्रेन्स प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन कम होगा, है कि नहीं? फूड आइटम का अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो बाजार में सप्लाई कम हो जाएगा। अब बाजार में अगर सप्लाई कम हो गया तो बताइए क्या हो? अब मान लीजिए कि 100 आदमी थे, आज 100 किलो चावल का ज़रूरत था, इतना हर साल उग जाता था। अब मान लीजिए रेनफॉल कम पड़ा, 100 किलो नहीं उग पाया, 80 किलो उगा, लेकिन आदमी तो 100 है, 100 से 80 तो नहीं हुआ है, हैं? आदमी मान लीजिए अभी भी 100 बना हुआ है, लेकिन ई बहुत घट गया। आपके दिमाग में यहाँ आएगा कि आदमियों तो मरता पड़ता रहता, उस वो नहीं है यहाँ पे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर उसको भी आपको दिमाग में लेके चलना है तो चलिए वो भी ले लेते हैं। 100 से 95 आदमी हो गया, लेकिन इधर जो है ई 100 से 80 किलो घट गया है प्रोडक्शन। खाली इधर मरने का ही बात नहीं है कि मरने से ज़्यादा जन्म होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ हम 95 बोल रहे हैं, 100 से 120 हो गया होगा, लेकिन खैर उसको हटाइए, वो सब चीज़ को अभी वो अलग कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए 100 आदमी है, इधर घट गया कितना? 80 किलो हो गया। तो अब 80 किलो में 100 आदमी को पुराना है, कैसे पुराएगा? सप्लाई का कमी हो गया, तब वो क्या करेगा? मार्केट चलता है प्रॉफिट पर, कहेगा भैया डिमांड तो है बहुत ज़्यादा, हमारे पास सप्लाई कम है, तो क्या करेगा? वो कीमत को बढ़ा देगा। कीमत को बढ़ा देगा तो हो गया ना इन्फ्लेशन, है? इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया मार्केट में। लेकिन इस बार किस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है? इस बार इन्फ्लेशन बढ़ा है खाद्य पदार्थ का कमी की वजह से, प्रोडक्शन घट गया है उस वजह से। अगर प्रोडक्शन घट गया तो फिर क्या होगा बताइए? ये जो इकोनॉमी में ग्रोथ का बात होता है, वो ग्रोथ क्या है? कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ डिमांड तो है लेकिन सप्लाई घट गया है, तो हमारा ग्रोथ पर भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? हैं? कि काहे कि जब मार्केट में आइटमें कम है तो आदमी पैसा भी कम इन्वेस्ट करेगा, और जब पैसा कम इन्वेस्ट करेगा तो मार्केट में पैसा कम आएगा, तो फिर ग्रोथ होगा कहाँ से? एक इस तरह से सोचना है, एक और इस तरह से सोचना है, एक दूसरा चक्र से सोचते हैं इसको कि रेनफॉल कम हो गया, ठीक है, रेनफॉल कम हुआ तो प्रोडक्शन कम हुआ फूड आइटम सबका, फूड आइटम सबका जब प्रोडक्शन कम हुआ तो सप्लाई कम हो गया, और जब सप्लाई कम हो गया तो सामान महंगा हो जाएगा। तो डायरेक्ट इन्फ्लेशन पर आते हैं, महंगा जब हो जाएगा तो आदमी जो है कम सामान खरीदेगा। महंगा चीज़ का उसके पास उतना पैसे नहीं है, तुम सामान कम खरीदेगा, मतलब कि डिमांड कम हो जाएगा। एक तरफ हम सब आपको सप्लाई की तरफ से लेके आप डिमांड की तरफ से लेके चलते हैं, डिमांड कम हो जाएगा। जब डिमांड कम हो जाएगा तो अब हमारा फूड आइटम सब क्या होगा? फूड आइटम तो उतना ही है, प्रोडक्शन हो चुका है, लेकिन फिर भी तो महंगा जब हो गया, कम होने की वजह से महंगा हो गया था, अब आदमी लोग खरीद नहीं रहा है, या तो ये सड़ जाएगा, एक तो ये होगा, तो वो तो वैसे बर्बाद, जो था वो बर्बाद हो गया। एक चलिए उतना आदमी खरीद लिया, लेकिन महंगा है तो नहीं खरीद रहा है, कम खरीद रहा है, मतलब मार्केट में पैसा कम इन्वेस्ट कर रहा है। जब कम इन्वेस्ट करेगा तो फिर प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा कि भैया खरीदिए नहीं रहा है, हाँ, खरीदिए नहीं रहा है तो और डिमांड कैसे आएगा? एक तो ऐसे ही कम पानी पड़ा तो इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ गया, ऊपर से और कम इन्वेस्टमेंट आदमी लोग करेगा तो बाकी चीज़ का इकोनॉमी का प्रोडक्शन कैसे ख्याल रखेंगे?
सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है ना। एग्रीकल्चर से में पैसा है, उससे इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है, उससे फिर क्या कहते हैं, आपको सर्विस सेक्टर जुड़ा है, सब जुड़ा हुआ है। अरे भैया, जब खाना पेट में नहीं जाएगा तो इंडस्ट्री वाला भी क्या काम करेगा? जो सर्विस सेक्टर वाले हैं वो लोग भी क्या काम करेंगे? सब जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ अगर गड़बड़ हो गया तो सब सेक्टर में गड़बड़ हो जाएगा। जब सब सेक्टर में गड़बड़ हो जाएगा तो हमारे ग्रोथ पर प्रभाव बुरा पड़ेगा कि नहीं? तो ये पूरा चक्र है इसका। इकोनॉमी का जितना भी देखिए कॉन्सेप्ट सब है ना, उसको इसी चक्र में आपको समझने का ज़रूरत है। लिंक जुड़ा रहेगा तो यूपीएससी उसी लिंक में से कुछ निकाल कर क्वेश्चन पूछती है, फिर आपको फंसा नहीं पाएगी यूपीएससी, है कि नहीं? तो ये 2 गो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिस पर आज हमको बात करना था। ठीक है, फिर हम लोग आगे मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा। जाने से पहले अपना कड़िया मुस्कान बिखेर दीजिए परिवार में, है कि नहीं? जल्दी ही मिलते हैं आपसे। मेला का लुत्फ़ उठाइए, दुर्गा माँ से आशीर्वाद लीजिए। जल्दी मिलेंगे आपसे। टाटा गुड बाय करते हैं।